हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्या है बच्चों? द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 9th में हमने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी थी बेटा, वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हम ये देख रहे थे कि मैटर क्या होता है, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं और अलग अलग स्टेट में मैटर कैसे बिहेव करता है। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अगर हम सेकंड चैप्टर में देखें तो मैटर का क्लासिफिकेशन था इन द फॉर्म ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, इन सब पे बात कर रहे थे अपन। थर्ड चैप्टर अपन देखे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। जितनी भी केमिस्ट्री थी बेटा ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा था, जिसमें अपन प्रॉपर्टीज देख रहे थे, कौन कैसा बिहेव करता है, किसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या एक्सेप्शंस होते हैं, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। इन सब बारे में अपन थ्रू आउट द ईयर 9th की केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया। 10th की केमिस्ट्री में हम देख रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड या दो एलिमेंट या दो कंपाउंड कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो चेंजेस शो करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। इस पर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कौन से रिएक्शन में टेम्परेचर इवॉल्व होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट इवॉल्व होता है या हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा होगा इस वीडियो में। बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके अपन इस चैप्टर को निपटा रहे होंगे बच्चों। तो सबसे पहली हमारी चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे ब्यूटीफुल सा चैप्टर, शायद इसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हो वो और भी ब्यूटीफुल हो, बट स्टार्टिंग कर रहे हैं यार, उतना तो बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहला हेडिंग बनता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रिएक्शन क्या होता है बच्चों और इक्वेशन क्या होता है। रिएक्शन समझने से पहले यह समझते हैं कि रिएक्ट क्या होता है। आजकल ये वाला वर्ड बड़ा चलता है कि अरे उसको कुछ भी बोल दो, थोड़ा सा बड़ा रिएक्ट करने लग जाता है। पेरेंट्स बोलते रहते हैं छोटी छोटी बातों का रिएक्ट करती है, छोटी छोटी बातों का रिएक्ट करता है, एकदम अजीब सा हो गया है। या कुछ बोलो तो ये कुछ भी बोलो जवाब ही नहीं देता, रिएक्ट ही नहीं करता, है ना। कुछ छोटे छोटे बच्चों को जब थोड़ी सी गुस्सा दिला दोगे तो एक्सट्रीम रिएक्ट करने लगते हैं। छोटे बच्चों को गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, बस उनको बुलाओ और उनके पापा का नाम पकड़ दो, या कुछ भी ऐसा कर दो जो उन्हें नहीं पसंद हो, उनके बारे में थोड़ा बुराई कर दो, मुंह पे बोल दो तो गधा है, या तो ये फुलर्स है, तो ये है वो है, लूजर्स है, कुछ भी बोल दो। उसके बाद देखना उसका गुस्सा अजीब रिएक्ट करेगा। उसकी आंखें, उसके हाथ पांव मुंह कान सबसे पता चलेगा कि बंदा अंदर से टेम्परेचर इवॉल्व कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और फिर जो होगा वो तो तुम जानते हो भाई क्या हो सकता है ना। तो रिएक्ट अपन क्या करेंगे, कुछ एक रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट को आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा एक प्रोडक्ट निकलेगा। उस प्रोडक्ट के बाद हम ये पता करेंगे क्या इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, इस बात को पता करने के भी कई सारे हमारे पास डाटा है। उस डाटा के बेसमेंट पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मतलब रिएक्शन मतलब होता है कोई 2 या 3 या मोर देन 3 कंपाउंड्स एलिमेंट्स का आपस में इंटरैक्शन। अगर 2 लोग या 2 कंपाउंड या 2 एलिमेंट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वहां होता है रिएक्शन। और रिएक्शन का अगर हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करें तो वो होता है इक्वेशन। तो इस बात पे हम पूरे थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे केमिकल फॉर्मूलाज आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद उनके बीच कैसे इक्वेशन बनता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ तुम देख रहे हो 2 येलोइस कंपाउंड है, एक रेडिश कंपाउंड है, आपस में क्या हुए, मिक्स हुए और 2 प्रोडक्ट बना, एक ऊपर का प्रोडक्ट और एक नीचे का प्रोडक्ट।
थ्रू आउट द चैप्टर यही हो रहा होगा। हम 8 से 10 टाइप का रिएक्शन डिस्कस कर रहे होंगे और उन रिएक्शंस के थ्रू हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे होंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं कुछ डे टू डे लाइफ में मैं कुछ एज्यूम करूं रिएक्शंस के बारे में, देन सबसे पहला व्हाट इज केमिकल चेंज, मतलब अगर केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये डिस्कस करते हैं चेंज क्या होता है। केमिस्ट्री में इस बात का बहुत बड़ा रोल है कि चेंज क्या होता है। जनरली अगर दो लोगों में इंटरेक्शन होता है तो उनके बीच की बॉन्डिंग विद इंक्रीजिंग टाइम बॉन्डिंग भी इंक्रीज होती है, बॉन्डिंग में चेंज आता है। हाँ, इट कैन पॉसिबल बॉन्डिंग लेस अमाउंट का स्ट्रांग होगा या हायर अमाउंट का स्ट्रांग होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टेंट्स कि दो लोग के बीच की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। बट अगर मैं बात करूं चेंज क्या होता है, तो तुम जब इनिशियल पोजीशन में हो, इनिशियल पोजीशन से विद इंक्रीजिंग टाइम आप एक पोजीशन पे पहुंच रहे हो और वहां अगर तुम में इनिशियल पोजीशन से कुछ डिफरेंट डाटा शो हो रहा है तो उसे अपन चेंज बोलेंगे। तो हमारे केमिस्ट्री में दो टाइप के चेंज है बेटा, फर्स्ट व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। तो क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस। समर वेकेशन चल रहा है, जनरली सब फ्रीज में आइस वाइस फ्रीज करते होंगे या मार्केट से आइसक्रीम वगैरह लेके खाते होगे, है समर वेकेशन का सबसे बढ़िया। वैसे मम्मी खाने के लिए दे देती होगी, यार ये विंटर में ही ये नाटक होता है, नहीं बेटा सर्दी हो जाएगी अभी नहीं खाना, अभी तो लो भाई खा लो, है कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चलते रहता है। पहला एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, सेकंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर अपन इवेपोरेट करते हैं। थर्ड डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो मेहमान नवाजी के लिए मम्मी क्या करती है, रूअफ़ज़ा घोलती है, लेमनेड बना लेती है, ग्लूकोज व्लूकोज तुम्हें जब स्कूल जाते टाइम देती होगी तो उसमें अपन क्या करते हैं, शुगर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल सच एज तावा, पेन एंड नेल्स, शॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर। अभी ये एक फेमस फेनोमेना है कि मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना। एंड द लास्ट वन इज बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, बर्निंग ऑफ कोक इन एयर। यहाँ मैं 6 अलग अलग एग्जाम्पल लिया हूँ, 6 अलग अलग एग्जाम्पल में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि ये किस तरीके का फेनोमेना प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ हम देख रहे होंगे ये क्या हो रहा होगा, तो मैं यहाँ बताता हूँ तुम्हें कि जो अपन फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन व्हाट, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में हम ये देख रहे होंगे कि आइस जब मेल्ट करता है बेटा तो आइस मेल्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और अगर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वो मेल्ट करेगा तो उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। वाटर से अपन वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे फ्रीज करके। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सॉरिंग ऑफ मिल्क एंड बर्निंग ऑफ कोक। जो 6 एग्जाम्पल अपन लिए थे इसमें अपन देखेंगे द फर्स्ट 3 पॉजेस फ्रॉम फर्स्ट टू 3 डू नॉट लीड द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंस। अगर हम फर्स्ट 3 को देखें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कुछ नया सा नहीं मिल जा रहा है। बट अगर यहाँ देखेंगे तो रॉ आयरन से एक ऑक्साइड आयरन इन द फॉर्म ऑफ रस्ट मिल रहा है हमें। मिल्क की प्रॉपर्टी अलग होती है, कर्ड की प्रॉपर्टी अलग होती है। बर्निंग ऑफ कोक, हम नॉर्मल वुडन ब्लॉक की बात करें और वो बर्न होने के बाद बात करें तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो 2 तरीके की चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला जिसमें इनिशियल फेसेस और फाइनल फेसेस की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, हम इसे रिवर्सिबल कर सकते हैं। आइस को वाटर में, वाटर को वापस आइस में, आइस को वापस वाटर में। बट क्या तुम मिल्क से कर्ड और कर्ड से वापस मिल्क ला सकते हो?
नहीं। रॉ आयरन से रस्ट और रस्ट से रॉ आयरन, नहीं। बर्निंग ऑफ कोक, एक बार तुम वुडन ब्लॉक को जला दिए उसके बाद फिर तुम वुडन ब्लॉक ला सकते हो, जबकि तुम ये तो कर सकते हो इवेपोरेशन ऑफ वाटर को कंडेंस करके वापस वाटर में ला सकते हो। तो हमारे पास दो टाइप के चेंज आ रहे हैं, फर्स्ट फिजिकल चेंज, सेकंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जितने होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन, देन अगेन दूसरे कंडीशन से पहले कंडीशन में वो आने की प्रॉपर्टी रखते हैं। और केमिकल चेंज में एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन गया तो और दूसरे कंडीशन से पहले कंडीशन में आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो यहां हम इस बात को एक्सप्लेन किए कि होता क्या है। तो यहां देखो, सच अ प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर formed are called physical change. Physical change is what beta? Such a process in which no new chemical substance are formed are called physical change. यहाँ कोई new chemical substance नहीं बनेगा, जैसे कि तुम्हारा हाइट का इंक्रीज होना, फिजिकल चेंज, वहां कोई तुम्हारा नया सब्सटेंस नहीं बन जा रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉपर्टी में भी चेंज नहीं आ रहा है। साथ में अगर मैं बात करूं इन प्रोसेस 4 to 6 द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। आयरन आर्टिकल रस्ट में चेंज हो रहा है, मिल्क इसमें कर्ड में चेंज हो रहा है, और लास्ट कौन था बेटा? बर्निंग ऑफ कोक टू फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस। ये बड़ा जरूरी है, अगर रिएक्ट हो रहा है तो न्यू केमिकल सब्सटेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रस्ट इज केमिकली अ डिफरेंट कंपाउंड देन ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन। आयरन से वो एक कंप्लीट नया सब्सटेंस है जो कब हो रहा है? रिएक्ट करने के बाद। वी कैन ड्रिंक मिल्क विच हैज टर्न्ड सोर बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क हैव चेंज्ड टू फॉर्म सम न्यू सब्सटेंस। हम देखते हैं कि समर सीजन में मिल्क सोरिंग से कर्ड में चेंज हो जाता है, जिससे उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी, टेस्ट, स्मेल सब चेंज हो जाता है। तो यहां पे अगर मैं केमिकल सब्सटेंस को डील करूं, देन व्हाट इज केमिकल चेंज? सच अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा, जो भी, चाहे वो आयरन हो, मिल्क हो, कोक हो, क्या करेगा? उसका नेचर और आइडेंटिटी लॉस करेगा एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड व्हाट? देन केमिकल चेंज। अगर कोई सब्सटेंस अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी, नेचर लूज करेगा, नया सब्सटेंस बनाएगा, नया सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टी होगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज, द सेकंड वन इज केमिकल चेंज। तुमको इसमें डिफरेंस पूछ सकता है। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, जबकि केमिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी लॉस करेगा और एक नया कंपाउंड नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म करेगा। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल बात करूं, अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस अकरिंग इन आवर डेली लाइफ, तो मैं देखूंगा कि टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट एप्पल इन एयर। अगर हम बात करें तो एक एप्पल ले लेते हैं बेटा, यहां हमको एप्पल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो अगर मैं एक एप्पल की बात करूं, तुम एप्पल को कट करना और कट करने के बाद एयर में उससे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, तो उसमें ब्राउनिश लेयर या रेडिश लेयर लगने लगता है बिकॉज ऑफ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। वहां पे तुम देखोगे कि एक केमिकल चेंज हुआ है। कुकिंग ऑफ फूड, अगर तुम ग्रीन वेजिटेबल्स को लाते हो और उसे जब तुम हीट प्रोवाइड करके कुक करते हो, तब उसका स्मेल, तब उसका टेस्ट, तब उसकी प्रॉपर्टी
सब कुछ चेंज हो जाती है। ये भी किस में आएगा? केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड ऑल्सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक केरोसिन, ऑयल एंड पेट्रोल, एलपीजी। जहां भी क्या होता है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी से सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, सच अ प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। देन अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं? हर साल तुम में से जितने लोग प्रिपेयर करते हो एक नया क्लास के लिए, तो तुम एक रिएक्टेंट होते हो, और जो साल के एंड में रिजल्ट निकला है वो प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अभी तुम 9th पास करके आए हो, 9th भर तुम रिएक्ट किए हो विद किसके साथ? सीबीएसई क्लास 9th के साथ, और लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट निकला है, तो तुम ये डिसाइड करो बेटा कि क्या जो तुम रिएक्ट किए वो फ्रूटफुल रिजल्ट दिया। मार्क्स से जज मत करो, मार्क्स तो कुछ भी दे देंगे स्कूल वाले, लोकल क्लास है, वो स्कूल के हाथ में होता है बेटा। अगर तुमको ये लग रहा है 9th में कि तुम 85 मार्क्स ले आए हो, 85%, 90%, 95%, वो ना स्कूल वाले के हाथ में होता है, ठीक है। हाँ, कुछ स्कूल्स फेयरली चेक करके कॉपी देते होंगे, बट लास्ट में क्या है बेटा, हाँ, नॉलेज चेक करो, नॉलेज। क्या 9th का फॉर्मूला या फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जो हुआ करता था एक टॉपिक जिसे तुम क्रॉस करके बनाते थे, क्या वो आज भी तुम्हें आता है? और नहीं आता तो किस बात का 90% स्कोर करके अपने आप को बता रहे हो कि 90 स्कोर किया हूं? 90 किसी सब्जेक्ट में स्कोर करने का मतलब होता है कि तुम्हें उस सब्जेक्ट का 90% नॉलेज है। 4 क्वेश्चन उठा के खुद से पूछो, क्या तुम्हें सारे टॉपिक पता हैं? अगर तुम मैथ्स में किसी एक स्पेसिफिक मार्क्स को स्कोर कर रहे हो तो उसका उतना परसेंटेज तुम्हें आना चाहिए। ये एग्जाम है ना, है? 4 आईएमपी क्वेश्चन पढ़ के गए, छाप के आ गए, वो तो एग्जाम नहीं है। तो ये सब चीजों को केयर करो कि किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और कैसे पढ़ाई करना है। तो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट प्रोडक्ट। जनरली एक कांग्रेस लीडर है, सब जानते हो, है ना, एक साइड से आलू डालो, दूसरे साइड से सोना निकालो, है। आलू डाल के सोना निकाल लेंगे भाई, आलू को रिएक्टेंट बना रहे हैं और प्रोडक्ट में सोना ले आ रहे हैं। 10 रुपए के आलू में 10 रुपए किलो आलू और गोल्ड का 1 किलो, हिसाब करोगे। लेट सपोज 10 ग्राम गोल्ड अभी 50K में आ रहा है, तो 100 ग्राम गोल्ड कितना आएगा? 5 लाख में, ठीक है। तो 1000 ग्राम गोल्ड कितना में आएगा? 5000 के, इन द सेंस 50 लाख रुपए। मतलब समझ रहे हो, 10 रुपया डालो 50 लाख निकालो, है। 10 रुपये इधर से डालो 50 लाख उधर से निकलेगा। 60% डालो 95% निकालो। पेरेंट्स को ऐसे लगता है, मालूम, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, बच्चा थोड़ा बढ़िया बिहेव नहीं कर रहा है, बढ़िया नहीं पढ़ रहा है, मार्क्स वार्क्स नहीं आ रहे हैं, पीटीएम में टीचर बोलता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि एक एक्स्ट्रा इंडिविजुअल क्लास लगवा देते हैं। एक्स्ट्रा इंडिविजुअल क्लास लगाने के बाद पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कोचिंग तो लगवा दिए, हाँ बच्चा जिस दिन बोलेगा पापा फीस वीस पे करना है तो वो फीस भी पे कर देंगे। फिर जब PT1 में एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा, फिर आता है ट्यूशन टीचर के पास, बोलेगा क्या सर क्या पढ़ा रहे हो, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर बोलेंगे कि सर आपने घर में पूछा कैसे पढ़ रहा है बच्चा? नहीं नहीं, ये सब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मैं तो कोचिंग भेज रहा हूँ, ये सब तो आपकी जिम्मेदारी है। मतलब पेरेंट्स घर में वो ये भी नहीं चेक करेगा कि बच्चा कोचिंग जा रहा है, वहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है। मतलब वो पैसे दे दिए है ना, तो पैसा पेरेंट्स बन जाएगा, है ना, पैसा सब कर लेगा। पैसा 5000, 10,000, 15,000 जो भी रेस्पेक्टिव कोचिंग का जितना भी फीस है उतना पे कर दिए ना, तो पेरेंट्स अब उसकी जिम्मेदारी से छूट गया, वो सब पैसा कर लेगा और वो ट्यूशन टीचर की जिम्मेदारी। 9th में एक बच्चे को क्लास अटेंड करवाया है, 8 तक कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि बच्चा कोविड में क्या किया है, कितना फोन से एडिक्ट हो चुका है, दिन दुनिया में कितना एडिक्ट हो चुका है, किसका किसका एडिक्ट हो चुका है? हर तीसरे से उसको अफेक्शन होने लगता है
है। इतना प्रॉब्लम के साथ बच्चा डील कर रहा है और 8th के बाद 9th में लेट सपोज अप्रैल में उसको ज्वाइन कर लिया तो जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर एग्जाम हो रहा है तो उसे 85 मार्क्स कम से कम चाहिए। जन्म में कितना लाया है तो 55 लाया है या लटपट पास हो रहा है और यहां से उसको ये स्कोर चाहिए, वो भी 3 महीने में, उसमें भी उसको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। रिएक्टेंट टॉपिक पे हैं हम, टॉपिक पे रिएक्टेंट एक 60% के डालो 95 निकालो, पॉसिबल है। अब तुम बोलोगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता ना। हर कोई इंसान एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना होता है, मैं हमेशा बोलता हूं हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, ठीक है। हर किसी को पढ़ो बोलने से नहीं पढ़ सकते, मैंने एक लास्ट क्लास में भी बोला था, बट प्राइमरी एजुकेशन तो ले सकते हो। एजुकेशन एक सेलिब्रेशन है, तुम इसे सेलिब्रेट करो। डे टू डे लाइफ में कहाँ साइंस अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, कहाँ हम केमिस्ट्री को देख सकते हैं, कहाँ अपन फिजिक्स को देख सकते हैं, इन सब चीजों को तो केयर कर सकते हो। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है, लेट सपोज अपन एक एसिड ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अपन एक बेस ले लिए NaOH, इसे अपन रिएक्ट कराए तो ये ब्रेक डाउन होगा बेटा H+Cl- में, साथ में ये ब्रेक डाउन होगा Na+OH- में। यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे इसका प्लस इसका माइनस के साथ निकल लेगा और ये माइनस प्लस आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे, बनेगा बेटा कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। तुम यहां देखोगे कि यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH आपस में रिएक्टेंट है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में। इंटरैक्ट करने के बाद उनके बीच बन रहा है प्रोडक्ट, तो क्या है NaCl प्लस H2O। HCl ब्रेक डाउन होगा H+Cl- में और NaOH ब्रेक डाउन होगा Na प्लस और OH- में। इसमें ब्रेक डाउन होने के बाद तुम जानते हो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के पास जाएगा, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के पास जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे NaCl और पॉजिटिव निगेटिव क्या बनाएंगे H2O। देन जो एरो हेड के लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे अपन रिएक्टेंट पुकारते हैं और एरो हेड के राइट हैंड साइड में जो होता है उसे अपन प्रोडक्ट पुकारते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, नॉर्मल सा चीज है। तो हमारे NCERT में सबसे पहला टॉपिक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तुम्हें समझ में आ गया होगा। सेकेंड टॉपिक है बेटा कुछ एक्टिविटीज है, 3 एक्टिविटीज जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और किस तरीके से होता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जिसे स्कूल में नॉर्मल लेवल में बता दिया जाता है। इसमें कई सारे डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जनरली तुम्हें लैब में मिलेगा। लैब में जब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हमें इस बात का सजेशन दिया जाता है कि इसे टीचर्स के साथ परफॉर्म करो, अदरवाइज इससे हार्मफुल लाइट्स लाइक डैजलिंग लाइट निकलते हैं जिससे हमारे आईज के लिए हार्मफुल होते हैं। या अगर मैं बात करूं इसके साथ और कई सारे अच्छी चीजें हैं, जैसे कि होता क्या है बच्चों, जब मैग्नीशियम मेटल लैब में होता है तो क्या होता है कि उसके पास अटैक होता है मॉइस्चर का या एयर का, तो इसके ऊपर एक कोटिंग लगती है किसकी, व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट बेटा? MgO। इसका एक व्हाइट लेयर लगता है, व्हाइट कलर का। केयर करना, क्या कलर का? व्हाइट कलर का लेयर एक मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लग जाता है, जिसे विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। देन सैंड पेपर क्या होता है? घर में पुट्टी उट्टी या रस्टिंग मिटाने के लिए एक रफ सरफेस वाला पेपर आता है जिसे अपन रब करते हैं तो चिकनाहट आता है, ठीक है, वो स्मूथ हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन, लेट सपोज ये एक मैग्नीशियम रिबन है, वेट अ मिनट, ये एक मैग्नीशियम रिबन है और इसके ऊपर अगर मैं वाइट कलर्स का ऑक्साइड कर दूं, वो भी कोटिंग, तो यहां तुम देखोगे कि मैग्नीशियम अंदर आ गया
और ऑक्साइड जो है वो बाहर आ गया। इससे वो प्रॉपर मैनर में रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ऊपर में जो व्हाइटिश लेयर होता है, व्हाइटिश लेयर ऑफ व्हाट बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे अपन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैस बर्नर, विद द हेल्प ऑफ गैस बर्नर। गैस बर्नर के साथ अपन एक चाइना डिश ले लेंगे, चाइना डिश के साथ मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे और मैग्नीशियम रिबन को विद द हेल्प ऑफ टोंग्स अपन क्या करेंगे, पकड़ेंगे। धीरे से अपन देखेंगे कि यहां हमें मिलेगा व्हाइट कलर का एस, जो कि क्या होगा बेटा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम उसे हीट एनर्जी देंगे तो सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO। इसके साथ ये होता है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ रिएक्टेंट्स कौन है बेटा, रिएक्टेंट्स हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, 9th में पढ़े हो डाई एटॉमिक है, इसे बैलेंस करने के लिए 2 Mg लेना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा हमको 2 MgO। ये इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये कौन से कलर का होगा, तो ये भी व्हाइट कलर का होगा। ये कौन से कलर का होगा, तो सिल्वरली व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट कलर का मेटल है। कौन सा कलर, सिल्वरी व्हाइट कलर का मेटल है। सराउंडिंग में हीट देंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं इसमें पानी डाल दूंगा बेटा H2O, तो क्या बनाएगा, यहाँ MgO। H2O में 2 हाइड्रोजन H और O। यहाँ तुम देखोगे क्या बनाएगा, तो ये OH और ये OH, ये बनाएगा रिएक्ट करके MgOH होल ट्वाइस। इसका जो नेचर होगा बेटा वो होगा बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर का होगा तो वो लिटमस के साथ या पीएच के साथ कैसा बिहेव करेगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। तो हम जानते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। क्या बेटा, एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में, और बेस रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। तो अगर ये MgOH होल ट्वाइस में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में चेंज करेगा, ब्लू में, बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इसके लिए हमें एक कॉशन भी मिलता है। कॉशन क्या, तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इससे डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी हार्मफुल टू द आईज, हैंस व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट कीप योर आईज एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन, बेटर वियर सम आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ वेल्डिंग जब कराते रहते हैं वेल्डर शॉप्स में, तो तुम देखते हो कि उससे भी एक डेजलिंग लाइट निकलता है जो हमारे आईज के लिए हाईली हार्मफुल होते हैं। उस कंडीशन में हम स्पेक्स ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं। सेम इस लाइट से भी हमारे आईज को काफ़ी हार्मफुल रिजल्ट मिलता है, जिसके लिए हमें या तो बोला जाता है कि डिस्टेंस मेंटेन करो, या तो बोला जाता है कि कोई ग्लास वास यूज कर लो। तो इस तरीके का फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे सिलेबस में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है बेटा रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। केमिस्ट्री जनरली लैब का सब्जेक्ट है, कंपाउंड्स का सब्जेक्ट है, तो उसमें हमको कलर का बड़ा इंपॉर्टेंस देखना होता है। एनसीईआरटी में जनरली साइड में एक छोटे से बॉक्स में ये एक्सपेरिमेंट है, बट एक्सपेरिमेंट
काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां अगर मैं बात करूं कि होता क्या है, तो हम लीड नाइट्रेट लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं अनदर टेस्ट ट्यूब में। लीड नाइट्रेट जो होता है वो भी एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है बेटा, और पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो भी एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। दोनों ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का होता है। जनरली होता तो ऐसा है, अगर मैं आपको बताऊं तो अपन एक दो बीकर टाइप ले लेंगे या टेस्ट ट्यूब टाइप, इसमें अपन लीड नाइट्रेट का पाउडर ले लेंगे। लीड नाइट्रेट जनरली इन द फॉर्म ऑफ पाउडर आता है, और हम पोटेशियम आयोडाइड भी ले लेंगे पाउडर के फॉर्म में। इसमें अपन बेटा वाटर मिला देंगे 5-5 ml, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन, वो भी होगा कलरलेस। इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशन को जब अपन मिक्स करते हैं, तो जैसे ही लीड नाइट्रेट व्हाट बेटा, जैसे ही लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने लगता है, स्लाइटली येलो कलर का इनसॉल्युबल कंपाउंड दिखता है। तुरंत जैसे ही रिएक्ट करने लगता है, येलो कलर का हमें इनसॉल्युबल कंपाउंड दिखता है जो सॉल्यूशन में रहता है। इस येलो कलर का इनसॉल्युबल कंपाउंड कौन होता है, तो ये लीड आयोडाइड होता है। कौन होता है बेटा, लीड आयोडाइड। अब जनरली इसका रिएक्शन में दिक्कत होता है। लीड आयोडाइड और जो सॉल्यूशन में डाटा बना रहता है, जो लिक्विड होता है, वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे अपन, तो देखो हम क्या लेंगे, लीड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki। यहां हम देखेंगे Pb कितना है बेटा, 1, नाइट्रोजन कितना है, 2 ठो, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, 3 2 6, और पोटेशियम आयोडाइड में कितने पोटेशियम और कितने आयोडीन, 2। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्या बना था बेटा, तुम देखे थे, तो यहां पे हम देख रहे थे कि लीड नाइट्रेट एक कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस, साथ में पोटेशियम आयोडाइड एक कलरलेस सॉल्यूशन है। हम जब रिएक्ट कराएं तो लीड आयोडीन बना येलो सॉलिड, जो कि इनसॉल्युबल कंपाउंड था सॉल्यूशन में, और पोटेशियम नाइट्रेट बना, वो भी कलरलेस सॉल्यूशन था। तो अगर मैं रिएक्शन में फॉरवर्ड करूं, तो यहां ये बनेगा PbI2 प्लस KNO3, और यहां बनेगा KNO3, तो यहां बनेगा बेटा 2KNO3। तुम यहां देख पा रहे हो कि ये जो PbI2 है, ये येलो सॉलिड फॉर्म करेगा, और ये जो डाटा होगा वो सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन रह जाएगा। तो ये कई सारे डाटा को शो करता है, जैसे कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में काम आएगा, चेंज इन कलर में काम आएगा, और फर्दर कई सारे रिएक्शन में काम आएगा। थर्ड जो एक एनसीईआरटी में मेंशन्ड रिएक्शन है, वो ये है कि जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये C होगा। तो अगर एक बात करें जिंक मेटल की प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की, यहां तुम देखोगे कि ये एसिड में जब अपन जिंक ग्रेनुअल को डालेंगे तो यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहां ये एक एसिड है, एसिड कौन है,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब अपन इसमें जिंक ग्रेनुअल डालेंगे तो जिंक ग्रेनुअल क्या करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों बेटा, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, जहां पे अपन एक रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या देखेंगे कि मेटल्स का एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। उस ऑर्डर में जो हाइड्रोजन से ऊपर आएगा वो मोर रिएक्टिव मेटल कहलाता है, और उसमें जो हाइड्रोजन से नीचे आएगा वो लीस्ट रिएक्टिव कहलाता है। तो अगर हम देखेंगे तो जिंक हाइड्रोजन से कहीं ऊपर आता है तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हमारे डे टू डे लाइफ में भी यही होता है। अगर हमको किसी को डिस्प्लेस करना है तो हमको उससे ज़्यादा कैपेबल होना पड़ेगा। अगर हम उससे कम कैपेबल हैं तो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट कि हम उसे डिस्प्लेस कर पाएँ। अगर तुमको कोई एक टीचर केमिस्ट्री पढ़ाता है और कोई नया टीचर डेमो देने आता है तो उस नए टीचर में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पुराने टीचर से काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करे, और एक्सप्लेन ही नहीं अपनी केमिस्ट्री एक्सप्रेस कर पाए। टीचिंग एक आर्ट है बेटा, हर कोई पढ़ाता है, हर कोई केमिस्ट्री पढ़ा पाएगा। इंडिया के सारे केमिस्ट्री टीचर यही डिस्कस करेंगे, बट कौन अपने बात को कितने इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर पाता है, कितना एग्जाम्पल से उसे बच्चों को रिलेट कर पाता है, बच्चों को फील करवा पाता है, इट इज अ टीचिंग टैलेंट। टीचिंग कोई ये नहीं है कि तुम पीछे पीछे सर 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 करके घूमते रहो, सर ऐसा सर को रेस्पेक्ट देना है, सर को ऐसे में बुरा ना। टीचर एक जनरली तुम्हारा बड़ा भैया है जो तुमको बस हेल्प करता है थोड़ा सा टॉपिक को इजी बनाने में, बस इतना सा डेफिनेशन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर और कुछ नहीं कर सकता। टीचर तुम्हारा मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, टीचर तुम्हारा रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो मैं नहीं, कोई नहीं ले सकता। एग्जाम लिखने कोई टीचर नहीं जाता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा टीचर किसी स्टूडेंट्स के साथ बिताता है, बाकी 20-22 घंटा स्टूडेंट अपने साथ बिताता है। तो कैसे टीचर जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, तो ये जितना फॉर्मेलिटीज है ना, टीचर ये टीचर वो तो बंद करो। तुम पढ़ाई करो डेप्थ में एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है। ठीक है, ये होता है टीचर। तो हाइड्रोजन से ऊपर आता है जिंक, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि इस मैटर में पंडा सर एक बड़ा गजब का एग्जांपल देते हैं। पंडा सर डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य एकेडमी, वो क्या बोलते हैं कि मान लो एक गली का कुत्ता है, गली का कुत्ता तो रोटी पकड़े घूम रहा है ना, सामने से एक जर्मन शेफर्ड आ रहा है। अब जर्मन शेफर्ड को देखेगा गली का कुत्ता तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो रोटी खुद छीन लेगा, मतलब सॉरी, या तो वो रोटी खुद दे देगा, या तो वो थोड़ा वेट करेगा देखने के लिए कि ये क्या करेगा। नो डाउट जर्मन शेफर्ड गली के कुत्ते से 1 सेकंड में रोटी अपना छीन लेगा। यहां रोटी है बेटा SO4 और गली का कुत्ता है हाइड्रोजन, और ये जर्मन शेफर्ड। यहां पे जैसे गली का कुत्ता देखेगा कि जर्मन शेफर्ड मेरे साइड आ रहा है, वो तुरंत रोटी छोड़ देगा। वो रोटी जैसे छोड़ेगा, जेडन मतलब जर्मन शेफर्ड रोटी लेके निकल लेगा और बनाएगा बेटा जेडन SO4, और ये जो H2 है ये सराउंडिंग में निकल लेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब अगर तुम्हारे लाइफ में कोई तुम्हें डिस्प्लेस कर देता है तो तुम इस बात को नहीं देखते कि सामने वाला थोड़ा ज्यादा कैपेबल है तब डिस्प्लेस किया है, ये नहीं दिखता तुम्हें। तुम्हें फीलिंग आती है रिजेक्शन की, और तुम्हें गुस्सा आता है, मेरे को कैसे रिजेक्ट कर सकता है, मैं ऐसा मैं वैसा, ऐसी वैसी तरह तरह की बातें। भाई सुनो, अगर तुम में कमियां हैं तभी रिजेक्ट हुए हो, वो चाहे मैं हूं कोई हो। ठीक है, कमियों के साथ कोई रिजेक्ट होता है। अगर कोई तुमसे मोर कैपेबल है या तुमसे ज़्यादा पावरफुल है या तुमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है तो नो डाउट उसकी पूजा होगी ना, है? तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक रोटी लेके निकल लेगा। साथ में जो डेली लाइफ में होता है कि किसी को ऐसे किसी से छीन के बाहर निकाल दो तो उसे आता है गुस्सा, और गुस्से से वो हीट इवॉल्व करता है, मुंह से अजीब अजीब बातें निकालता है ना।
अकेले में हो तो अलग बातें निकालता है, दोस्तों के साथ हो तो अलग बातें निकलता है, घर में अलग। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, ये पिटवा दूंगा, मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, शिकायत लगा दूंगा। कर ले भाई जो करना, कुछ नहीं कर सकता। तो यहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तो बेचारा है तो गली का कुत्ता, बट जब निकलेगा ना तो इस ट्यूब को पता चलेगा कि हाइड्रोजन गुस्सा है, ये फील होगा हॉट, यहाँ पे होगा चेंज इन टेम्परेचर और यहाँ राइज करेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर ज़्यादा होना भी एक रिएक्शन है कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो जनरली यहाँ हुआ क्या, जिंक एक जर्मन शेफर्ड, हाइड्रोजन गली का कुत्ता अपना रोटी पकड़ा हुआ आया, दोनों को मिक्स किए। जैसे ही जर्मन शेफर्ड को देखा, गली का कुत्ता छोड़ दिया, जर्मन शेफर्ड रोटी पकड़ लिया और वो निकल लिया। तो रिएक्शन में क्या आया, जिंक सल्फेट, वो भी एक कलरलेस सॉल्यूशन है, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस बाहर निकल गया। साथ में इसके पास अगर एक कैंडल वेंडल आप लाते हो, एक कैंडल, तो वो कैंडल जो होता है वो बर्न होने लगता है, या एक मैचस्टिक्स वगैरह लाते हो तो वो भी क्या होता है, तो वो बर्न होने लगता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ कई सारे ऑब्जर्वेशन हमको मिले एक सिंगल रिएक्शन से। साथ में सिर्फ ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। क्या होगा, तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक डाटा में ले लो और उसके साथ अपन डाल देते हैं जिंक के ग्रैनुअल। जिंक के ग्रैनुअल डालेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, तो मैं यहाँ रिएक्शन मेंशन करता हूँ, जिंक प्लस HCl, ठीक है, इसे 2 अमाउंट का लेना पड़ेगा, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। यहाँ भी सेम फिनोमेना होगा, यहाँ रोटी क्लोरीन है, ये गली का कुत्ता है, हाइड्रोजन जब तक जिंक जब देखेगा कि इसके पास रोटी है, वो तुरंत उसे अटैक करेगा, या अटैक करने से पहले ही बेचारा छोड़ देगा, मैदान में आएगा कि, और वो ये निकल लेगा और यहाँ हाइड्रोजन अपना गैस इवॉल्व कर लेगा। यहाँ भी ये वार्मर फील होगा, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस तरीके से हमने 3 एक्टिविटी कवर करी। 3 एक्टिविटी में हमने देखा कि क्या क्या होता है। तो किसी में कलर चेंज हो रहा है, कहीं पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, कहीं ऑक्साइड्स बन रहे हैं, कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कहीं चेंज इन कलर हो रहा है, और कहीं स्टेट चेंज हो, कुछ भी, मतलब कई तरीके के पॉसिबल डाटा हमारे पास सामने आ रहे हैं, जिससे हम ये पता कर पा रहे हैं कि रिएक्शन हुआ है। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसमें लिखा है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, सम चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। अगर तुम्हारा केमिकल चेंज होता है, तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा चेंज आता है जो नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें चेंज तुरंत पता चलता है। तुम्हारा वो फ्रेंड जो तुम्हारे साथ हर दिन एक जाहिल की तरह रहता है और अगले दिन वो एकदम सीरियस होके आता है, तो तुम उससे पूछने लग जाते हो, आज हुआ क्या है भाई, इतना देवदास बने काहे घूम रहा है, कौन धोखा दे गई, कौन धोखा दे गया, कई तरीके के सवालात उससे होते हैं। तो जब कोई चेंज शो होता है तो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि आज पहले से ये अलग है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन प्लेस होता है तो भी हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ चेंज। द इजीली ऑब्जर्व्ड चेंज दैट प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज, कि क्या क्या केमिकल चेंज हुआ है। दीज चेंजेस हेल्प अस to check that chemical reaction has takes place. Some important characteristics of chemical reaction are given below. हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे कुछ important chemical reactions के characteristics के बारे में। सबसे पहला formation of precipitate। precipitate क्या होता है?
प्रेसिपिटेट होता है बेटा जब दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट तो तुमने देखा था कि जब मैं PbNO3 व्हाट लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करा रहा था तो यहाँ लीड कितने थे बेटा, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 और Pb क्या बनाएगा, तो PbI2 साथ में KNO3 प्लस 2 KNO3। ये जो PbI2 होगा बेटा वो येलो कलर का क्या होगा, PPT होगा इन द सॉल्यूशन। इसमें हम दो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज इन कलर ऑल्सो एंड चेंज इन व्हाट, प्रेसिपिटेट या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम यहाँ और एक एग्जांपल ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ सोडियम क्लोराइड। हम क्या करते हैं, दोनों कलरलेस होते हैं, हम एक बीकर में सिल्वर नाइट्रेट और दूसरे बीकर में सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। एक सेकेंड, हम क्या ले लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट बेटा होगा AgNO3 प्लस क्या लेंगे बेटा, NaCl। क्या हो जाएगा, तो यहाँ है Ag और है सिंगल N, 3 ऑक्सीजन Na और Cl, बनेगा क्या बेटा, AgCl सिल्वर क्लोराइड और बनेगा NaNO3, बनेगा AgCl दैट इज वाइट PPT प्लस क्या बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट लेना है, साथ में सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। जब अपन इसे रिएक्ट कराएंगे तो व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट AgCl का बनेगा, तो तुम केयर करना इसे। सेकेंड है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब अपन रिएक्ट करा रहे थे किसे, जिंक को किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये बनाता था ZnSO4 प्लस H2। यहाँ तुम देखो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है, सेम थिंग Zn प्लस 2HCl करेंगे, ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। साथ में अगर कोई और मेटल ले लूँ Fe प्लस क्या ले लूँ, H2SO4। Fe भी एक जर्मन सेफर्ड है, इसे लैब्राडोर ले लो, तो ये होगा FeSO4 प्लस H2। इस तरीके से यहाँ पे तुम देखोगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट बेटा चेंज इन कलर। आयरन ग्रेस ब्लैक कलर का होता है, ग्रेस ब्लैक से जब रस्ट लग जाता है बेटा तो उसमें रेडिश ब्राउन लग जाता है। ठीक है, रस्ट मॉइस्चर लगेगा, वाटर लगेगा, तो उसमें क्या होगा, इस अमाउंट का डाटा लग जाता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। फेरिक ऑक्साइड में वाटर के मॉलिक्यूल लग जाते हैं तो बनता है रस्ट। रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। साथ में और एक एग्जांपल, कलरलेस लीड नाइट्रेट, कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड। जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो लीड आयोडाइड येलो कलर का बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट डाटा चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट को हम कैसे
शो करेंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जब कैंडल वैक्स बर्न होता है बेटा तो उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और निकलता है वाटर वेपर। कैसे रिएक्ट करता है? जब हम उसे हीट एनर्जी देंगे तो सराउंडिंग के ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल देगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉलिड वैक्स किस पे? वाटर वेपर और गैस पे कन्वर्ट हो जा रहा है। इसे अपन बोलते हैं चेंज इन स्टेट। साथ में यहाँ तुम पेट्रोल बर्न देखोगे तो पेट्रोल लिक्विड होता है बट बर्न से वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जा रहा है। इसे भी अपन चेंज इन स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है? तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां टेम्परेचर राइज होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जहां टेम्परेचर फॉल हो जाता है, जिसमें हमको टेम्परेचर देना पड़ता है। मैं बताया था कि जब अपन जिंक ग्रेनुअल को किस में डालेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को किस में डालेंगे बेटा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बेचारा लो कैपेबिलिटी का इंसान है और इसके बीच जिंक चला गया। तो लो कैपेबिलिटी का इंसान भले वो नहीं छोड़ूंगा बोलेगा, फिर भी छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ऑफ जिंक है। बच्चे बोलते हैं नहीं जाऊंगा स्कूल, नहीं जाऊंगा स्कूल, नहीं जाऊंगा स्कूल। मम्मी पकड़ती है और गाड़ी में भर देती है, बंद, जाना तो पड़ेगा क्योंकि मम्मी मोर कैपेबल है, ठीक है, ताकतवर है भाई, डाल देगी। बच्चा रोए के जाए, गा के जाए, मर के जाए, जाना तो पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलता हूँ प्राइमरी एजुकेशन तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट बना लेगा रोटी, यहाँ SO4, जिंक SO4 के साथ रिएक्ट करेगा ZnSO4। अब बेचारे H2 को यहाँ से निकाल दिए हैं बेइज्जती करके, ये बोल के कि तू लेस कैपेबल है। अब किसी की कैपेबिलिटी पे बात आती, किसी बच्चे को बस ये बोल दो कि तेरे को नहीं आता कुछ, गंवार है, बस फिर उसका गुस्सा देखो। और 4 लोगों के बीच बोल दो, फिर तो मामला गंदा हो जाएगा। भले उसे ना आता हो बट उसे सेल्फ रियलाइजेशन इस बात का नहीं होगा कि हाँ यार सच में नहीं आता। उसे इस बात का चुल मचेगा कि सामने वाले ने मुझे क्या बोल दिया। इसी में तो दुनिया चला जा रहा है, दुनिया इसी में जा रहा है। मालूम, दुनिया बोलता है कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन कहाँ पे है? कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई सीरियस नहीं है। मतलब सीरियसनेस रेट देखोगे बच्चों का तो कुछ भी नहीं है, सब के सब एक बराबर है, ठीक है। तो इस बीच अगर तुम थोड़ा सा भी स्मॉल एफर्ट लगा दोगे, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, तो तुम कहीं और होगे। वही तुमको करना है तुम्हारे लाइफ में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। वो हीट से ये जो कंटेनर है वो हॉट फील होगा। उस हॉट फील में हम देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ है। तो रिएक्शन which are accompanied by rise in temperature are those in which heat is evolved, heat बाहर निकलता है। Such reaction are called exothermic reaction। और एक एग्जाम्पल मैं दूं तो तुम जब व्हाइट कलर का क्या लाते हो बेटा? क्विक लाइम, चूना, जो तुम स्पोर्ट समर कैंप वगैरह में जो ग्राउंड में व्हाइट कलर का चूना डालते हो, जिसे अपन क्विक लाइम पुकारते हैं। क्विक लाइम में सबसे पहले अगर हमको वॉल्स में पेंट करना है घर में, इसे अपन व्हाइट वॉश के लिए भी यूज करते हैं, तो पेंट करना है तो इसमें अपन पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो होगा क्या? CaO, और ये कौन है? HOH। यहाँ तुमको देख रहा है 2 OH है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करेगा स्लैग लाइम बनेगा वाटर के साथ, तो यहाँ पे ये कंटेनर कैसा फील आएगा बेटा? काफी हॉट फील आएगा, काफी हॉट फील, वार्मर फील आएगा। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जब क्विक लाइम को, किसको बेटा? क्विक लाइम को अपन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है? तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
लास्ट, रिएक्शन इन विच आर accompanied by fall in temperature, ऑल दोज इन विच हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट हमको देना पड़ता है या हीट डाउन हो जाता है, टेम्परेचर फॉल करता है, सच अ रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, क्या बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट बनता है बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में मैं देखता हूं कि टेम्परेचर फॉल होता है और ये पॉट काफी कोल्ड लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है हमको। यहां से ये पता चलता है कि रिएक्शंस होते टाइम टेम्परेचर फॉल हुआ है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये पता करते हैं कि कोई रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर रिएक्शन हुआ है तो चेंज आएगा। अगर तुम सुधर गए हो, तुम बोल रहे हो कि मैं सुधर गया मम्मी पापा, अब प्रॉमिस मैं पढ़ाई करूंगा 10th में, अब 9th में रिजल्ट डाउन हुआ है या सप्ली अपली लग गया है भाई, ठीक है, तो अब 10th में इज्जत बनाने के लिए थोड़ा प्रॉमिस वॉमिस करना पड़ेगा। हालांकि खुद से भी किए होंगे 9th के लास्ट में, बट वो प्रॉमिस अभी फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि पढ़ रहे हो बट नहीं पढ़ रहे हो। एक बार अपना डेली रूटीन में चेक करो, कहाँ कहाँ तुमने टाइम इन्वेस्ट करा है और कहाँ कहाँ टाइम बचाया जा सकता था। और ये एक्सक्यूज मत दो कि अभी मई है, समर वेकेशन है, ये है वो है। अगर कुछ अच्छा करना है ना, लाइफ टाइम की समय कम पड़ जाएगी, समझ रहे हो, तो एक्सक्यूज कम करो, पढ़ाई लिखाई करो। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा।